हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज हम लोगों ने तैयार की है, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 30 को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने विधानसभा, मंत्री परिषद, इन सभी के बारे में चर्चा की थी और हाई कोर्ट वगैरह भी हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। लेकिन आज की क्लास हमारी शुरू होगी आपात उपबंध यानी इमरजेंसी जो प्रोविजंस है, हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस अनुसूची किस भाग में है, तो इसके संबंध में आज हम पूरी जानकारी को कलेक्ट करेंगे। और उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये क्लास हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो आपका जो आगामी परीक्षा है आरओ की और यूपी पीसीएस 2024 की जो परीक्षा है, जिसमें आप लोगों को भी पता है कि घटना चक्र एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। घटना चक्र के बिना तैयारी आपकी अधूरी सी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन इतनी मोटी बुक होती है कि उसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि एक बार दो बार रिवीजन कर लेना ही बहुत बड़ा अपने आप में महान काम माना जाता है, लेकिन हो ही नहीं पाता हमसे एक दो बार में रिवीजन। तो इसके लिए पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एकमात्र ऐसा चैनल जो हमारा ग्लैंस एकेडमी है, जिसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया कि क्यों ना हम घटना चक्र के सभी चैप्टर्स को, क्वेश्चंस को और एक्सप्लेनेशन को इंटरलिंकिंग के माध्यम से शॉर्ट नोट्स तैयार कर दें, जो मुश्किल से 50 से 55 पेज में रहेंगे और आपका उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा। और मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ साथ अगर आप हमारी क्लासेस को भी देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और भी इन्हांस होगी और बेहतर होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं और परचेस करने के बाद, खरीदने के बाद आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के हमारी क्लास के साथ रेगुलर फॉलो करते हैं तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ कहाँ से परचेस होगी दोस्तों? तो पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, पूरा पेमेंट सिस्टम को समझ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है जो कि बहुत ही कम रखी गई है और आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको परचेस कर लीजिए। साथ में प्रिंट आउट निकाल के आप हमारी रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, इंडियन पॉलिटी अगले 2 लेक्चर में कवर हो जाएगी, आज का मिला के 3 लेक्चर उसमें कवर हो जाएगी, बायोलॉजी ऑलरेडी 3 लेक्चर हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री भी आज से शुरू हो जाएगी, 2 लेक्चर हो चुके हैं। लेकिन बीच में निशु मैम अपनी फैमिली ट्रिप पे गई हुई थी हरिद्वार में, उसकी भी रील्स हम लोग डाल देंगे और शॉर्ट्स में, तो आप लोग देखिएगा, बहुत काफ़ी खूबसूरत जो है कि रील्स होगी वो। तो उसके बाद अब वो भी नोट्स तैयार कर रही, मतलब क्लास शुरू हो रही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यूपी आरओ के लिए पीवाईक्यू सीरीज भी मिलेगी, करंट अफेयर्स की सीरीज भी मिलेगी, जो ईयरली मैगजीन होगी उसके हम लोग शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, जो आपको बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ अब शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आपात उपबंध की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बात होती है कि आपातकाल की अगर जो हम बात करते हैं तो आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कौन से? एक तो होता है 352 के तहत होता है, एक 356 के तहत होता है, एक 360 के तहत होता है। 352 के तहत जो आपातकाल होते हैं वो या तो कह सकते हो कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लग सकते हैं या फिर आंतरिक अशांति के आधार पर लग सकते हैं, जिसको हम लोग सशस्त्र विद्रोह भी कहते हैं। 356 जो होता है कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं राष्ट्रपति शासन। हालांकि संविधान में कहीं पर भी प्रेसिडेंट रूल वर्ड यूज नहीं किया गया है, प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रयोग किया गया संविधान में कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल जब हो जाता है तब केंद्र सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है। तीसरा आता है आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल, जब भारत की वित्तीय साख खतरे में होती है या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है, वित्तीय साख बहुत गंभीर होने वाली है, संकट आने वाला है, तो वहां पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। सही अच्छी बात यह है कि आज तक आर्टिकल नंबर 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। और अगर हम इसके भाग की बात करें दोस्तों, जो आपात उपबंध से संबंधित जो भाग होते हैं वो कौन से भाग में वर्णित है? तो भाग नंबर 18 में वर्णित है। तो इस तरीके से ये जो कुछ बेसिक प्रश्न थे जो बनते हैं, जो मैंने आपको बताए, अब हम शुरू करते हैं अपने एक डिटेल के साथ इसके लेक्चर को। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। इट मीन्स कि राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों कि हम पूरे राष्ट्र में आपातकाल लगा दें, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये हो सकता है कि राष्ट्रपति अगर उसे लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, भारत के किसी हिस्से में या पूरे भारत पे अगर कोई खतरा है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, यानी बाह्य आक्रमण हो सकता है या युद्ध की स्थिति बन सकती है या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो पूरे राष्ट्र में लगा सकता है या पूरे राष्ट्र के किसी कोने पर भी लगा सकता है।
जैसे मान लेते हैं कि अगर अक्साई चीन पे कोई अटैक होने वाला है और ऐसा लगता है कि चीन और भारत के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि राष्ट्रपति लद्दाख और जम्मू कश्मीर तक ही राष्ट्रीय आपात लगा दे, या फिर पूरे के पूरे जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र हैं, जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऐसे राज्यों में भी क्या किया जा सकता है कि आपका आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और आर्टिकल नंबर 355 में कहा गया है कि संघ यानी कि केंद्र का यह कर्तव्य होता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना। तो ये आपके केंद्र सरकार का भी काम होता है। वहीं आर्टिकल नंबर 352 में जो आंतरिक अशांति के स्थान पे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि जब 1975 में दोस्तों, कब 1975 में जब तीसरा और अंतिम आपातकाल लगाया गया, तब उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने मोरारजी देसाई और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी के जो आंदोलन हो रहे थे, जो प्रदर्शन हो रहे थे, धरना हो रहा था, इसके विरोध में या इसको दबाने के लिए ही इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा दिया गया। और यह स्टेटमेंट आया वहां से केंद्र सरकार का कि इसके द्वारा जो है कि भारत की आंतरिक व्यवस्था जो है कि अखंडित हो रही है, इसको चुनौती मिल रही है, संप्रभुता विहीन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने लगा दिया। लेकिन मोरारजी देसाई और जेपी नारायण ने यही कहा कि हम तो निहत्थे बैठे हुए थे, हम तो जो है कि चुपचाप अपना धरना कर रहे थे, जनता को जो है कि बता रहे थे कि सरकार के खिलाफ क्या करना है, सरकार कैसे काम कर रही है, हमें सरकार को हराना है, दूसरा चुनाव जीतना है, इस वजह से। और लेकिन इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति पर ही कर दिया। तो उसके बाद जब मोरारजी देसाई जब सरकार में आते हैं 1977 में, क्योंकि 77 से 79 तक ही तो रहते हैं वो, जो है कि 2 ही साल की उनकी गवर्नमेंट रहती है, 1977 से 79। तो उसी दौरान 44th अमेंडमेंट आता है 78 में, और उन्होंने कहा कि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। भाई आंतरिक अशांति तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आपको देश के अंदर कुछ लोग सशस्त्र विद्रोह यानी हथियार लेके विद्रोह कर रहे हो, तलवार को, बंदूक को, लाठी को, किसी भी प्रकार का हथियार जो घातक हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो सिख समुदाय है उसको कृपाण रखने की मंजूरी है। कृपाण रखना जो है कि कोई बैन नहीं है। तो ऐसी घटना में दोस्तों फिर हुआ क्या कि इसी वजह से मोरारजी देसाई जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय सशस्त्र विद्रोह कर रहा है, हथियारों को लेकर, और विद्रोह कर रहा है सरकार के खिलाफ, तब आप सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा सकते हो। लेकिन आंतरिक अशांति कोई बेस नहीं था। तो इसलिए इस पृष्ठभूमि में 44वें संविधान संशोधन को लाया गया और उसको चेंज किया गया। फिर अब यहाँ पर बात करते हैं कि अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाएगा। यानी कि मंत्रिमंडल की जो सिफारिश होगी उसके आधार पर ही 352 का प्रयोग किया जाएगा। और यहीं पर केवल कैबिनेट वर्ड का यूज किया गया। कैबिनेट का ही हिंदी वर्ड होता है मंत्रिमंडल। और ये जो सिफारिश होगी वो कैसी होगी? ये लिखित सिफारिश होगी। ध्यान देना, ये लिखित सिफारिश होगी। और ये भी चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही क्यों ऐसा हुआ, ये भी पृष्ठभूमि वही है। देखिए, अगर आपको पृष्ठभूमि पता रहेगी, बैकग्राउंड पता रहेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। जब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, ज्ञानी जैल सिंह जो है कि नहीं, वो तो बाद में आते हैं राष्ट्रपति के रूप में। हाँ, इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, तो उनके समय जो उनके कैबिनेट सचिव हुआ करते थे या जो मंत्रिमंडल था, उसने बस मौखिक रूप से सलाह दे दी कि भारत में राजनीतिक चुनाव की सरगर्मी जो है कि अलग फेज में चल रही है, और ऐसे में अगर आप आपातकाल लगा देती हैं तो कुछ स्थिति हमारे फेवर में आ सकती है। हालांकि इमरजेंसी को काला दिन भी कहा जाता है कि यह अच्छी बात नहीं है कि आप एक देश की जनता को पूरी तरीके से बहुत सारे नियम और कानूनों के साथ पाबंद कर दें। तो उन्होंने मंत्रिमंडल की सिफारिश ले ली और उन्होंने लगा दिया। लेकिन जब मोरारजी देसाई आते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसे लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब जो होगा वो मंत्रिमंडल जब तक लिखित सिफारिश नहीं देगी तब तक जो है कि आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मंत्रिमंडल वर्ड का प्रयोग करते हुए लिखित सिफारिश की बात की गई। कैसी सिफारिश होनी चाहिए? लिखित सलाह या लिखित सिफारिश, तब राष्ट्रपति उद्घोषित करेगा। और अगर आप अपने ऊपर कोई समस्या लाना चाहते हैं, इट मीन्स कि देश के ऊपर राष्ट्रीय आपातकाल लगा के कोई समस्या लाना चाह रहे हैं, तो इस पर 1 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा सदन की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। प्रत्येक सदन से यानी लोकसभा से और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, अर्थात विशेष बहुमत से। वो कहते हैं ना कि अपने ऊपर अगर आपको विपत्ति लानी, हालांकि कोई नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई संकट आए, विपत्ति आए, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल एक विपत्ति से कम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब तक अधिकतम लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, विशेष बहुमत, तब तक किसी भी प्रकार की समस्या या विपत्ति नहीं आ सकती है। और आपातकाल को संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा ही वापस ले लिया जाएगा।
इट मीन्स कि आपातकाल जैसी समस्या का निस्तारण साधारण बहुमत से ही कर लिया जाएगा, उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी कि साधारण बहुमत के लिए भी कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। इट मीन्स कि सदन तभी चलेगा जब उसके कोरम पूरे होने चाहिए, अर्थात 55 सदस्य तो होने ही चाहिए और राज्यसभा में 25 सदस्य होने ही चाहिए, तभी जो है कि वो सदन चलेगा। और उसके बाद जितने भी सदन प्रेजेंट में है, मतलब कि जो सांसद हैं, उनके द्वारा सामान्य बहुमत जो है कि पारित किया जाएगा, साधारण बहुमत, और फिर उसे वापस ले लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को भी निलंबित कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या मतलब ये प्रावधान ही है कि केंद्र सरकार राज्य के ऊपर शासन करती है, राज्यों के सारे नियम कानून केंद्र सरकार ही तय करती है। लेकिन ऐसे में राज्य विधानसभा निलंबित नहीं होती, मुख्यमंत्री हटाए नहीं जाते, मुख्यमंत्रियों का अपना शासन चल रहा होता है, राज्यपाल का भी चल रहा होता है, लेकिन उसमें कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो संसद को मिल जाती है। और युद्ध एवं बाह्य आक्रमण राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः स्थगित हो जाएगा। ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल 19 कब स्थगित होगा, आर्टिकल 14, 15, 16 या बाकी आर्टिकल कब स्थगित होंगे, और आर्टिकल 20 और 21 का क्या स्टेटस होता है, इसको भी जानना आपको जरूरी है। देखिए, अगर 352 का प्रयोग युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, तो दोस्तों जब युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति होती है ना, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग किया जाता है, आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम कहते हैं, तो जब भी ये युद्ध और बाह्य आक्रमण की वजह से लगता है, तो उसमें स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाता है कि आपका आर्टिकल नंबर जो है कि 19 ये स्थगित हो गया। इट मीन्स कि अब 19 के अंतर्गत दी गई जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, जैसे बोलने की आजादी और कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी होती है, या कहीं व्यापार करने की, कहीं रहने बसने की आज़ादी, ये सभी प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। और जबकि अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्य मूल अधिकारों को भी स्थगित कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ध्यान देनी है कि अगर राष्ट्रपति कहता है कि भाई बाह्य और युद्ध का जो है, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति है, तो ऐसे में आर्टिकल नंबर आपका 19 स्वतः स्थगित हो जाएगा। लेकिन अगर कहता है राष्ट्रपति कि नहीं, हम 359 का प्रयोग करेंगे, तो इसमें 20 और 21 को छोड़ के कोई भी आर्टिकल स्थगित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, चाहे वो आर्टिकल नंबर 14 हो, 15 हो, 16 हो, 28 हो, 22 हो, कोई भी, बस 20 और 21 को छोड़कर। और यहाँ पे ध्यान देना, यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगने के कारण इसे अनुच्छेद 90 स्वतः समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकता है। क्योंकि 359 में केवल एक्सेप्शनल केस में 20 और 21 को रखा गया है कि इनको अपवाद के तौर पे फ्री रखा जाएगा, बाकी आप 19 को भी स्थगित कर सकते हो आर्टिकल 359 का प्रयोग करके। ये राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्लियर। और 352 के राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये निश्चित नहीं कि केवल एक ही बार बढ़ेगा, वो चाहे तो 10 बार भी बढ़ा सकती है, लेकिन हर साल केवल एक साल के लिए बढ़ेगा और हर बार उसे विधि बनानी पड़ेगी, तो एक बार में केवल 1 साल ही निकल सकता है। तो हर 1 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए हर बार एक बार नियम बनाना पड़ेगा। और आपातकाल की अगर समाप्ति हो जाती है, तो लोकसभा का कार्यकाल का जो विस्तार है वो 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि आपातकाल मान लीजिए आज लगा और आपातकाल के बाद 1 साल का कार्यकाल बढ़ाना था, तो संसद ने विधि बनाकर बढ़ा दी, लेकिन किसी कारणवश 3 महीने में ही आपातकाल समाप्त हो गया, तो केवल लोकसभा कार्यकाल कितना रहेगा? 6 माह रहेगा। इसी तरह संसद विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को भी एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकती है। और आर्टिकल 352 अगर जब समाप्त हो जाएगा, तो केवल और केवल 6 माह तक ही रहेगा, अर्थात 6 माह से अधिक नहीं रहेगा। अब ध्यान देना कि मान लो कि अगर आर्टिकल 352 का प्रयोग करके अगर राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाना हो, तो संसद विधि बनाएगी और एक बार विधि बनाएगी तो 1 वर्ष तक उसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो ऐसे में राज्य विधानसभा भी केवल 6 महीने तक ही रहेगी उस प्रोविजन के तहत। फिर 6 महीने बाद वो अपने प्राकृतिक स्वरूप में आ जाएगी, जैसे वो पहले थी, आपातकाल के पहले जैसी स्थिति थी। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356, जिसको कहा जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना, ये संवैधानिक वर्ड यूज किया गया इस तरीके से। राष्ट्रपति शासन जो शब्द है वो कहीं भी संविधान में नहीं है, ये व्यवहारिक तौर पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर राज्य विधानसभा स्वतः विलंबित हो जाती है, स्वतः निलंबित नहीं होती,
अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन भी कर सकता है। इसके साथ सीएम की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इट मीन्स कि क्या हो गया कि राष्ट्रपति का शासन लगने का मतलब हो गया कि अब राज्य की विधानसभा का पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति के पास आ गया है। अगर उसे लगता है कि ये जो वर्तमान में जो सीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है इसका विश्वास मत नहीं है या ये बहुमत खो चुकी है, तो या तो वो उसे भंग कर सकता है या उसका निलंबन कर सकता है या फिर सीएम और मंत्रिपरिषद को हटा सकता है। इसी तरीके का मामला आया था एसआर बोमई वाद में, जो बहुत ही फेमस है और ये पूछा भी जाता है आपका। एसआर बोमई वाद जो केरल से संबंधित है और ये 1994 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस समय कि 356 आर्टिकल 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यानी कि अगर 356 के तहत किसी भी प्रकार के राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। अगर आर्टिकल 352 के तहत आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हो तो 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, अनुमोदन होना जरूरी है। लेकिन अगर आप राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो तो राज्य में आपको 2 माह के अंदर आपको दोनों सदनों से इस विधेयक को या इस अनुमोदन को प्रस्तुत कर लेना होगा, अर्थात पारित कर लेना होगा। सर्वप्रथम आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था 1951 में पंजाब में, फिर 1953 में पेप्सू में, जिसको हम लोग पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन कहते थे। तो ये वाला मामला था। तो 1951 में सबसे पहले जो है कि क्या लगाया गया, 356 का प्रयोग किया गया पंजाब में। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो आपका पंजाब हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ध्यान देना कि वित्तीय आपातकाल 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। ये सीधी सी बात है, प्रश्न को घुमाया जा रहा है। सिंपल सी बात कही जा रही है कि अगर वित्तीय आपातकाल से संबंधित विधेयक पर अगर 2 महीने के अंदर सदन के द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तो 2 महीने के बाद वो जो है कि आपातकाल लागू नहीं रह सकता, उसे हटा दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति का आपातकालीन जो अधिकार है ये संविधान के साथ धोखा है, ऐसा किसने कहा, के.एम. नाम्बियार ने कहा। नम्बियार ने कहा था, के.एम. नम्बियार ने, कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां ये संविधान के साथ एक तरीके से धोखा किया गया है। और अब हम चलते हैं अपने अगले आयोग की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है वित्तीय आयोग, जो कि आर्टिकल नंबर 280 के तहत जाना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसके अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान देना कि इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसके 4 जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और टोटल हो जाते हैं इस तरीके से वित्त आयोग के सदस्य 5, 1 + 4 = 5 हो जाते हैं। और जब वित्त आयोग की नियुक्ति या उसका गठन ही आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति कर रहे हैं तो वो आयोग भी अपनी रिपोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को ही सौंपता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, संघ और केंद्रीय राजस्व व अनुदानों में राज्यों का अंश निर्धारित करना। जैसे वर्तमान में जो आपका एन.के. सिंह कमेटी चल रही है, वित्त आयोग जो है कि उसके द्वारा कहा गया है कि भाई 42% का अनुदान होना चाहिए, या अलग अलग सिफारिश की गई है, जनसंख्या को भी वेटेज देने की बात हुई है, जिससे जनसंख्या के वेटेज होने की वजह से जो छोटे छोटे राज्य हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि भाई सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम जैसे राज्य जो हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, तो इनका हिस्सा कम क्यों किया जा रहा है। ये तो बल्कि जनसंख्या को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को जो है कि प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या कम है तो प्रदूषण कम होगा, डिमांड कम होगी तो पर्यावरण का हनन कम होगा। और आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को अधिक वेटेज दे रहे हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो आप ये देखो, अधिक जनसंख्या है तो अधिक इकोनॉमी चलेगी, लेकिन पर्यावरण की क्षति अधिक होगी, वन का उन्मूलन ज्यादा होगा, पर्यावरण को प्रदूषण ज्यादा फैलेगा। तो इस वजह से भी इसमें कोई डिबेट होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर हम अभी नहीं चलेंगे, हम उस बात को बाद में डील करेंगे। तो यहाँ पर यह समझ में आ गया कि केंद्र और राज्य के बीच में अनुदानों का और टैक्स का जो कलेक्शन होता है, कर का जो संग्रहण होता है, उसमें हिस्सा इनका कलेक्ट किया जाता है, इनका हिस्सा निर्धारित किया जाता है कि कितना प्रतिशत प्रत्येक राज्य को दिया जाएगा। जैसे हम CGST और SGST की बात करते हैं ना, कि सेंट्रल GST और स्टेट GST। फिर बात करें कि एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में KC नियोगी साहब की अध्यक्षता में किया गया था। और उस समय आपके जो प्रेसिडेंट महोदय थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, RP भी हम इसे कह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यही उस समय प्रेसिडेंट थे। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि, अर्थात जिसे हम संचित निधि कहते हैं, और इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 266 में किया गया है, और इसी में आपकी स्टेट की भी संचित निधि की बात की जाती है।
तो वित्त आयोग भारत की समेकित निधि अर्थात संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को भी शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यानी ऐसी थियरीज, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत जिनके माध्यम से हम संचित निधि का प्रयोग करते हुए राज्यों को उनका हिस्सा देते हैं, उनका अनुदान देते हैं, तो इन सभी के बारे में भी वित्त आयोग क्या करता है, अनुशंसा करता है। वहीं आर्टिकल नंबर 280 के सेकंड क्लॉज के अकॉर्डिंग संसद विधि द्वारा सदस्यों की अर्हताओं का निर्माण करेगी। यानी कि संसद की जो अर्हता होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं कही गई है, तो इनकी जो अर्हताएं होंगी, जो योग्यता होगी इनको चयनित करने के लिए, तो वो जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो संसद विधि के द्वारा निर्मित करेगी। अर्थात विधि आयोग, जो वित्त आयोग है, उसके सदस्यों की जो योग्यता क्या होगी ये संविधान में वर्णित नहीं है, बल्कि कहाँ पे वर्णित है, संसद के नियमों में। संसद विधि बनाकर जो है कि इसको करती है, और इसलिए संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया, जिसमें दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन, शक्तियां, ये सभी परिभाषित हैं। तो ध्यान देना कि आर्टिकल नंबर 280 में तो केवल ये कहा गया कि भारत सरकार के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका गठन राष्ट्रपति करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। लेकिन उनका क्या कार्यकाल होगा, उनकी जो है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया होगी, क्या उनकी योग्यता होगी, क्या उनकी शक्तियां होंगी, ये सभी कुछ वर्णित किया गया है संसद की विधि द्वारा बनाकर, विधि आयोग अधिनियम मतलब वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, और भी अगर कोई जानकारी रहेगी इससे संबंधित। तो जैसे अगर हम बात करें कि अध्यक्ष वह व्यक्ति बनेगा जिसे लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त हो, और जो 4 अन्य सदस्य होंगे उनके बारे में अगर हम बात करें तो एक सदस्य ऐसा होगा जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हों या रह चुके हों या इस तरीके की अर्हता रखते हो, अथवा मतलब ये जो चारों सदस्य उनकी योग्यता एक साथ लिखी गई है, अथवा सरकार के वित्त और लेखों का उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए, अकाउंटिंग वगैरह की, अथवा लग रहा है, और फिर वित्त मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हो, अथवा अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। तो ये 4 प्रकार की अगर योग्यताओं में से कोई भी योग्यता है, या चारों योग्यताएं, या 2-3 योग्यता है, तो उन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है। तो आगे देख लेते हैं अब हम, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि वित्त आयोग के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। एक तो होता है कि वित्त आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, राष्ट्रपति को सौंपी जाती है अकाउंटिंग वगैरह की, और राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पे जो स्थानीय निकाय होते हैं, जिसमें पंचायती राज आता है, नगर पालिका होता है, इनके डेवलपमेंट के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। मतलब क्या होता है कि जब राज्य का जो वित्त आयोग होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 243 के अंतर्गत, तो ये कुछ ना कुछ नए नए जो है कि प्रोविजन सुझाते हैं, सिफारिश देते हैं, जिससे हम स्थानीय निकायों को और सशक्त बना सके। तो इनके लिए राज्यों के जब कोष में वृद्धि होगी तभी तो काम बनेगा। तो राज्यों के कोष में वृद्धि के लिए कौन सिफारिश करेगा, वित्त आयोग करेगा। तो ये एक दूसरे से चैन को कनेक्ट करके समझिए आप। कोई अन्य विषय जिसके बारे में अगर राष्ट्रपति चाहता है कि आयोग से सिफारिश चाहता है, तो आयोग को वो कार्य भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ वित्त आयोग और उनके कार्यकाल हैं, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार। जैसे पहले वित्त आयोग थे हमारे केसी नियोगी साहब, 12, 13, 14, 15। वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 15वां चल रहा है। तो इनका पूरा क्रम वाइज याद करते हैं कि 12वें जो अध्यक्ष थे वो सी रंगराजन जी थे। 2005 से 10 तक जो है कि 12वां वित्त आयोग चला। फिर 13वें अध्यक्ष विजय केलकर साहब थे, 2010 से 2015 तक चला। फिर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी साहब, जो कि 15 से 20 तक जो कि चले। फिर उसके बाद 15वें वित्त आयोग की बात करें तो NK सिंह की बात करेंगे, जो वर्तमान में चल रहे हैं 2020 से 25 तक। तो ये चारों को जरा याद कर लेना, ये क्रम से पूछा जाता है कई बार आपसे। फिर आगे देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 243I के तहत पंचायत हेतु कार्य और पुनरावलोकन, और साथ ही साथ 243Y अगर होता है तो ये नगर पालिका हेतु कार्य पुनरावलोकन। इट मीन्स कि जो स्टेट पे फाइनेंस कमीशन होता है ना, राज्य का वित्त आयोग, ये 243I के तहत तो पंचायत के लिए होता है, और 243Y के तहत ये नगर पालिका के लिए होता है। तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, संवैधानिक संस्था हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो है कि अब हम पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में, जो कि वर्तमान में आपका नीति आयोग के रूप में तब्दील हो गया, यानी कि नीति आयोग के रूप में जाना जाता है इसको। जैसे नीति आयोग की बात करें, जैसे यहाँ पे योजना आयोग और नीति आयोग है, लेकिन अब वर्तमान में आपकी नीति आयोग ही चर्चा में रहता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है, नीति आयोग संघवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो प्रश्न आपसे सामान्यतः नीति आयोग से पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो योजना आयोग के बेसिक प्रश्न होते हैं, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे।
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, जो कि आपके 2014 से जब से शासन में वो आए हुए हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार ऐसा होता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आ जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव से की गई है, अर्थात ये संविधानेतर संस्था है। क्योंकि 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं दोस्तों। एक तो आपकी होती है संवैधानिक संस्था, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा, संवैधानिक संस्था। इसका मतलब होता है कि जिसका प्रावधान आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। जैसे आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 338 एससी कमीशन हो गया, ठीक है, एससी कमीशन। 338 ए की बात करेंगे तो एसटी कमीशन। 338 बी यानी 338 बी ओबीसी कमीशन की बात करें, या फिर 280 में वित्त आयोग की बात करें, या 324 में इलेक्शन कमीशन की बात करें, या फिर 315 में यूपीएससी की बात करें। तो ये जो संस्थाएं हैं ये संवैधानिक संस्था होती है, जिनके बारे में संविधान में पूरा डिटेलिंग के साथ प्रावधान दिया जाता है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग सांविधिक बोलते हैं, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। सांविधिक का मतलब होता है कि जो संसद के अधिनियम द्वारा गठित की गई है। किसके अधिनियम द्वारा? संसद के अधिनियम द्वारा गठित की गई है। अब संसद ने कोई नियम बनाया और उसके बाद उस संस्था का गठन किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 के अधिनियमों द्वारा किया गया है। ये संसद के द्वारा की गई, न कि संविधान के द्वारा। फिर एक और प्रकार आता है जिसको हम लोग कहते हैं संविधानेतर। ध्यान देना, क्या कहते हैं? संविधानेतर। इसका मतलब होता है जिनका प्रावधान संविधान में नहीं दिया जाता है और न ही संसद के अधिनियम द्वारा होता है। संविधानेतर संस्था का मतलब होता है दोस्तों जिसके बारे में न तो कोई संविधान में चर्चा की गई है और न ही कोई संसद ने विधि बना के कोई चर्चा की, लेकिन सरकार के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा जब किसी आदेश के द्वारा या किसी प्रस्ताव के माध्यम से किसी नई संस्था का गठन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं संवैधानिक संस्था। जैसे नीति आयोग, इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग को भी जवाहरलाल नेहरू जी की मंत्रिपरिषद ने तो गठन किया था, न तो उसे संविधान के द्वारा गठित किया गया, न किसी संसद के अधिनियम द्वारा। तो ऐसी संस्थाओं को संवैधानेतर कहते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख संस्था मानी जाती है आपकी कौन सी? नीति आयोग, ठीक है, जो संघवाद को बढ़ावा दे रही है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानेतर संस्था कहते हैं, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित की गई। नीति आयोग के कौन कौन से जो है कि सदस्य होते हैं? अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, हालांकि आगे डिटेल में बात करूंगा मैं इसमें, तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन होता है? पीएम होता है। अब वर्तमान में अगर नरेंद्र मोदी जी पीएम है तो वो है इसके अध्यक्ष। आगे अगर भविष्य में कोई दूसरा पीएम होगा तो वो उसके अध्यक्ष होंगे। और इसका एक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है उपाध्यक्ष का। सबसे पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे नंबर पे राजीव कुमार, और वर्तमान में जो कि हम लोग क्लास को कर रहे हैं दिसंबर 2023 में, तो वर्तमान में सुमन बेरी जी इसके उपाध्यक्ष हैं। तो 3 अभी तक उपाध्यक्ष हो चुके हैं, जिसमें तीसरे वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं। अब यहाँ पे योजना आयोग की जब स्थापना हुई थी तो 15 मार्च 1950 को की गई थी, और यह भी संविधानेतर संस्था है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी और उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया, अर्थात कार्यपालिका के द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा। अब इस तरीके की आप देखोगे तो योजना आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम लोग एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें, नीति आयोग, ये सभी का वर्णन संविधान में नहीं है। अब आप कहोगे सर गलती हो गई आपसे, क्योंकि आपने क्षेत्रीय परिषद भी बोल दिया। तो दोस्तों गलती नहीं हुई है, यहाँ मैंने लिखा है कि सभी का वर्णन संविधान में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी संविधानेतर हो गई। आपकी एनडीसी संविधानेतर हो गई, योजना आयोग संविधानेतर हो गई, नीति आयोग, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों की अगर हम बात करें तो ये तो दोस्तों सांविधिक है ना, ये तो सांविधिक है। हालांकि इनमें से किसी भी संस्था का वर्णन आपके संविधान में नहीं किया गया है। कहाँ नहीं किया गया है? संविधान में नहीं किया गया है। अब आगे देखते हैं कि योजना आयोग या नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो किसके समकक्ष होते हैं। जब पहले योजना आयोग था और अब की बात करें तो आप देखोगे कि कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो अगर हम बात करें जब योजना आयोग गठित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे इसके? गुलजारी लाल नंदा जी थे। हालांकि इनको उप प्रधानमंत्री का भी दर्जा दिया जा चुका था, क्योंकि उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद संविधान में नहीं दिया हुआ है। इवन कि प्रधानमंत्री शब्द भी जो है कि संविधान में नहीं दिया दोस्तों। बस ये कहा गया है कि सदन का जो नेता होगा, जो कार्यपालिका का जो है कि एक तरीके से मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा, उसी को कहा जाता है। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें अगर हम नीति आयोग के, तो अरविंद पनगड़िया जी हो जाएंगे। यानी योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे
तो पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे जब योजना आयोग था, और जब नीति आयोग बना तो पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हो गए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ। और इसके जो कुछ प्रमुख कार्य हैं इस पर अगर हम बात करें तो पहला कार्य होता है नेशनल प्लानिंग हेतु दिशा निर्देश, यानी कि आपको राष्ट्रीय जो नीति बना, राष्ट्रीय जो योजना होती है नेशनल प्लानिंग, इसके लिए दिशा निर्देश बनाना, यानी कि कोई ना कोई पॉलिसी बनाना। नेशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, कि अगर हम राष्ट्रीय विकास कर रहे हैं तो इसमें सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव हैं, जो प्रश्न हैं, जैसे गरीबी कैसे दूर होगी, खाद्य सुरक्षा कैसे दूर होगी, स्वास्थ्य कैसे सही होगा, कुपोषण की समस्या कैसे दूर होगी, प्राइमरी एजुकेशन कैसे दी जाएगी लोगों को, लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा, लोगों की जॉब एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रभावित हो रही है, इन सभी प्रश्नों पर जो है कि विचार विमर्श किया जाता था, एनडीसी के द्वारा किया जाता है। और अब हम बात करेंगे अभी कि योजना आयोग के या योजना के कार्यों की समीक्षा करना। योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ये सलाह भी प्रदान करते हैं, यानी कि सलाह भी प्रदान करते हैं। और वर्तमान में एनडीसी आज भी प्रभावी है, क्योंकि इसकी जो संरचना है ना उसमें प्रधानमंत्री जी खुद शामिल है और पूरा का पूरा संघीय मंत्रिमंडल शामिल है। तो जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल है तो वैसी संस्था कभी भी अप्रासंगिक या अनुपयोगी नहीं हो सकती, बल्कि कैसी होगी? वो रिलेवेंसी होगी उसकी, प्रासंगिक होगी वो। तो आप देखोगे प्रधानमंत्री जी जो इसके अध्यक्ष होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल भी इसमें आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज के सीएम या तो फिर प्रशासक आ सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी के तो सीएम होंगे, बाकी सबके प्रशासक होंगे। और योजना आयोग या नीति आयोग के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें एनडीसी की, तो एनडीसी कैसी संस्था है? संविधानेतर संस्था, ये मैंने बताया था। या दूसरी भाषा में अगर आपसे पूछा जाए गैर संवैधानिक, यानी कि संविधान में वर्णन नहीं है इसलिए गैर संवैधानिक हो गई। और गैर वैधानिक या सांविधिक, गैर संविधायिक भी कहलाएगी, क्योंकि संसद ने इसको नियम के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, किसी अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया, बल्कि सरकार ने इसकी स्थापना की है। और वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होने का प्रावधान है, कि साल भर में कम से कम 2 बार इसकी बैठक जरूर होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसके बारे में और भी जानकारी, अगर हम देख लेते हैं कि लोकपाल। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होगा लोकपाल और कुछ महत्वपूर्ण आयोग, जिसको हम एक साथ कवर करेंगे। जैसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल संस्था का गठन किया गया मार्च 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जब अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी, और उसी समय निर्भया कांड भी हुआ था दिल्ली में, जो हमारी महिला थी, या यूँ कहे कि हमारे देश की बेटी थी, जो बनिया की रहने वाली थी, और उसके साथ कुछ सामूहिक दुष्कर्म किया कुछ लोगों ने, जो कि फांसी की सजा भी प्राप्त हुई उन लोगों को न्याय व्यवस्था के द्वारा। तो दिल्ली में उस समय कुछ ऐसा माहौल था कि अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी लोकपाल विधेयक के लिए भी बैठे हुए थे अनशन पे, और उसी समय निर्भया कांड के लिए भी वो विरोध में बैठे हुए थे कि किसी भी तरीके से देश को आज़ादी मिलनी चाहिए इन सब समस्याओं से। तो ऐसे में क्या होता है कि मार्च 2019 में लोकपाल संस्था का गठन किया गया, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष थे जो है कि इसके प्रथम अध्यक्ष। और लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है प्लस 8 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? अध्यक्ष सहित 9 सदस्य हो गए। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था फर्स्ट एआरसी के द्वारा, यानी कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन हुआ था 1966 के आसपास, तो उसी समय ये बात कर दी गई थी कि भाई हमारे यहाँ एक लोकपाल होना चाहिए केंद्र के स्तर पे, और एक राज्य के स्तर पे एक लोकायुक्त होना चाहिए, जो कि जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं, जितने भी संसदीय मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, इनके द्वारा अगर कोई गलत काम किया जाता तो इनकी चोरी, इनके भ्रष्टाचार, इनकी शिकायतों की सुनवाई की जाए, ताकि आम जनता में विश्वास बना रहना चाहिए इन संस्थाओं और इन विभागों के प्रति। लेकिन फर्स्ट एआरसी की रिपोर्ट पर कभी भी विचार नहीं किया गया। 2019 में पहली बार मोदी सरकार के द्वारा इस पर विचार किया गया और इसके लिए एक संस्था का गठन किया गया, और प्रथम लोकपाल अध्यक्ष भी घोषित किया गया पिनाकी चंद्र घोष केंद्र के स्तर पे। अब यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है, जैसे संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में ही आ गया था। उस समय चौथी लोकसभा चल रही थी, पहली बार उसी समय प्रस्तुत किया गया था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा, देखना यहाँ पर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्लियर कर लेना कि महाराष्ट्र पहला राज्यपाल है, मतलब राज्य जहाँ पे लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई, और महाराष्ट्र लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1972 में इसका स्थापना की गई। अब यहाँ पे ओडिशा राज्य की बात करें तो इन दोनों में आपको जो कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन क्यों होता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको।
यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि ओडिशा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित किया, लेकिन वहां संस्था 1983 में अस्तित्व में आई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसके पास लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले बना, तो आपका उत्तर होगा ओडिशा। लेकिन क्या वहां पे इस संस्था का गठन हुआ? तो हुआ, लेकिन 1983 में हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य जहां पे लोकपाल संस्था का गठन हो गया या लोकपाल कार्यालय, लोकायुक्त कार्यालय का गठन हुआ, तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र, क्योंकि उसके 71 में जो है कि अधिनियम आया जो कि ओडिशा के बाद आया, लेकिन उसने 72 में ही जो है कि संस्था और उसका कार्यालय का गठन कर दिया, जो कि ओडिशा के 1983 से पहले ही हो गया। तो इसीलिए दो अलग अलग यहाँ पे प्रश्न आते हैं, तो आपको बहुत बारीकी से इस अंतर को समझना है। यूपी लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है और जिसे राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत कराता है। फिर आगे हम बात करें कि यूपी में 1975 के अधिनियम में संशोधन करके 2012 में कार्यकाल 6 वर्ष से 8 वर्ष कर दिया गया। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि यूपी के लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे अधिक वर्ष का माना जाता है और वो होता है 8 वर्ष का, क्योंकि लगभग हर राज्य में 6 वर्ष का होता है, लेकिन यूपी के अंतर्गत 2012 में संशोधन करके इसे 6 से 8 वर्ष कर दिया गया। वहीं अल्पसंख्यक आयोगों का गठन की बात करें तो ये संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया 1992 और इसके द्वारा इसका गठन किया गया, अर्थात ये सांविधिक जो है कि निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। 17 मई 1993 से प्रभावी हो गई। अब मैं बात करूं अगर एससी कमीशन की, तो एससी कमीशन आपका संवैधानिक है क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 338 में वर्णित है। अगर मैं एसटी कमीशन की बात करूं तो ये आर्टिकल नंबर 338A में वर्णित है, ये भी संवैधानिक हो गया। अगर मैं ओबीसी कमीशन की बात करूं जो कि अभी 102 संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया आर्टिकल नंबर 338B के तहत, तो ये एससी एसटी ओबीसी ये तीनों ही आपकी संवैधानिक संस्था है। लेकिन आप देखोगे अल्पसंख्यक आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, ये सभी अभी तक सांविधिक हैं क्योंकि इनको संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया, संविधान के निकायों द्वारा नहीं। फिर बात करते हैं कि वर्तमान में 6 समुदाय अल्पसंख्यक माने जाते हैं भारत में, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। तो ये जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन्हीं की समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? ये समाधान किया जाता है आपके अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा, जिसका गठन 1993 में किया गया। वोहरा समिति कई बार पूछता है आपसे, तो वोहरा समिति 1993 में गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? 1993 में, जिसका उद्देश्य था कि राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ की जांच करना, कि जो राजनेता हैं और जो अपराधी हैं इनके बीच में क्या मिली भगत चल रही है, क्या साठगांठ चल रही है, इसकी जांच करने के लिए की जाती है। या दूसरी भाषा में कहूं कि राजनीति का अपराधीकरण जो बढ़ता जा रहा है, जैसे बहुत सारे सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर दोषी तो नहीं किया गया, मतलब अभी उनके ऊपर मुकदमा फाइनल नहीं हुआ कि ये दोषी है कि नहीं, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं उनके जो कोर्ट में चल रहे हैं, ट्रायल पर चल रहे हैं, अर्थात उनकी प्रवृत्ति आपराधिक किस्म की हो चुकी है। और आईएएस और आईपीएस सेवा का समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी कि आईएएस और आईपीएस, तो आईएएस और आईपीएस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने दी थी। और ये जो आयोग था दोस्तों, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि ये भी केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद से संबंधित था, संघवाद के मामले में इसको भी काउंट किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसको गठन किया। और 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई। प्रथम पीढ़ी के अधिकार के रूप में नागरिक एवं राजनीतिक मानवाधिकार माने जाते हैं। तो पहली पीढ़ी में ये माना जाता है कि पहले लोगों को व्यक्ति होने के नाते राजनीतिक और मानवीय अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन जब ये अधिकार सभी को मिल जाते हैं, यानी वोट देने का अधिकार मिल गया, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, बोलने की आज़ादी मिल गई, मानव होने के की वजह से उसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता मिल गई, जब ये जो पहले अधिकार सभी लोगों को मिल गए, तब दूसरे लेवल के अधिकार आते दूसरी पीढ़ी के कि अब इनका आर्थिक विकास करो, सामाजिक विकास करो, सांस्कृतिक विकास करो, जैसे काम करने का अधिकार इन्हें दो, शिक्षा का अधिकार दो। तो आपने देखा डीपीएसपी में राइट टू वर्क भी है और साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A के तहत शिक्षा का अधिकार भी है। तो इस तरीके से पहली पीढ़ी के अधिकार वो थे कि अगर आपके देश में कोई नागरिक है, कोई इंसान है, कोई मनुष्य है, तो उसे पहले तो बोलने की आज़ादी दो, उसे अपना चयन करने की आज़ादी दो, उसे चुनाव में खड़े होने की आज़ादी दो, उसे मतदान का अधिकार दो। इस तरीके के अधिकार जो दिए गए राजनीतिक और मानवीय, ये प्रथम पीढ़ी के अधिकार माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरी पीढ़ी के अधिकार आते हैं, जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए, सांस्कृतिक विकास करने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से टॉपिक चलता है शहर का अधिकार। क्या दिया था? शहर का अधिकार, यानी राइट टू सिटी, राइट टू द सिटी का विचार फ्रांसीसी विचारक हेनरी लेफेवेवर ने 1968 में प्रस्तुत किया।
यह एक शहरी विकास का मॉडल है जो सभी नागरिकों को शामिल करता है। इसमें राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। यानी इसमें जो राज्य है वो शहर की कुछ ऐसी बस्तियां होती है जिसे हम मलिन बस्तियां कहते हैं, जिसे हम ट्राइबल बस्तियां कह देते हैं, या अनाधिकृत बस्तियां, ऐसी बस्तियां जो शहर में गैर कानूनी तरीके से रह रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लोक सेवा से वंचित नहीं कर सकते। यानी उनके हॉस्पिटल जाने का अधिकार नहीं छीन सकते, उन्हें 1 रुपए में दवा मिलनी चाहिए जैसे सभी लोगों को मिल रही है। उन्हें मंदिर जाने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें पानी पीने का अधिकार होना चाहिए सामुदायिक जगह पे, सार्वजनिक स्थल पे। ऐसा नहीं कि वो मलिन बस्ती से हैं या इस तरीके के बैकग्राउंड से हैं कि इनके आप अधिकार छीन लो। भले वो शहर में रह रहे हैं लेकिन अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं, तो इसका मतलब ना तो वो जल का टैक्स भर रहा है, ना पानी का टैक्स भर रहा है, ना बिजली का टैक्स भर रहा है। इस स्तर पे फिर भी उन्हें इन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद आप देखोगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू किया गया भारत में, और 28 सितंबर 1993 से यह प्रभावी भी हो गया, और इसके लिए एक मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया 1993 में। इसका उद्देश्य था कि मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण होना चाहिए, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन होना चाहिए, और राज्य में आयोग का गठन होना चाहिए। यानी कि एक राज्य में भी, इसीलिए सेंटर लेवल पर एक मानवाधिकार कमीशन है, उसी तरीके से स्टेट के स्तर पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। अब बात करते हैं आगे कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा किया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और यहीं पर आज हमारी क्लास को स्टॉप किया जाएगा। आज थोड़ी सी क्लास छोटी रखी जाएगी, लेकिन अगली 2 क्लास जो और आएगी ना, उसमें पूरी की पूरी आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। या तो फिर मैं इस क्लास को बड़ा कर दूंगा तो भी आपको 2 क्लासेस करनी होंगी, तो क्यों ना हम उन 2 क्लासेस को कर लेते हैं। 1 से 1.5 घंटे में 2 क्लासेस में आपके खत्म हो जाएंगे टॉपिक। तो इसको देखते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अब पीएम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें एक तो अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री महोदय खुद, बाकी जो समिति के अन्य सदस्य होंगे इसमें गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, और राज्यसभा में उपसभापति। इसमें ध्यान देना, सभापति को हम नहीं रख सकते जैसे हम लोकसभा में रख रहे हैं। लोकसभा में स्पीकर तो बड़ा है वो तो रख सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वो आपका सभापति बनता है, जो कि इस समिति से बड़ा होता है पद में, तो उसे नहीं रख सकते, क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता छीननी पड़ेगी। फिर अध्यक्ष आपको प्रेसिडेंट को बनाना पड़ेगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को, लेकिन आप उसे अध्यक्ष नहीं बना रहे हो तो ऐसे में उसे समिति में नहीं रखा जा सकता है, नहीं तो उसके पद की गरिमा का सम्मान नहीं होगा। और वहीं ह्यूमन राइट कमीशन का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। तो ये तो थी दोस्तों आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, पसंद आया हो, आपको टीचिंग स्किल चीजें आपको समझ में आई हो, रिवाइज हुई हो, तो प्लीज चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी चाहते हो कि इतनी बेहतर क्वालिटी की पीडीएफ आपके पास भी हो, प्रिंट आउट निकाल के आप भी तैयारी करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वीडियो के नीचे, जहां पर आप मैसेज कर सकते हो, पूरी इंक्वायरी ले सकते हो, पेमेंट सिस्टम को समझ सकते हो, हर एक सब्जेक्ट की आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। जो घटनाचक्र पूर्वालोकन सीरीज की पूरे यूट्यूब पर एकमात्र चैनल है ग्लैंस एकेडमी, जिसके द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।